welcome back to YouTube channel Talkshow Academy. Today this will be the last lecture for chapter number 1, that is Indian economy on the eve of independence. इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड एंड डेमोग्राफिक कंडीशन. आज वाले लेक्चर में हम कवर करेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. सो टोटल देयर आर 6 सेक्टर्स जिसके बारे में हमें स्टडी करनी थी. 4 के बारे में हम ऑलरेडी पास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं. आज हम करेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर से स्टार्ट. तो देखिए ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है. पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ इसको डिटेल में जाने से पहले. देखो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हमें ये बताता है कि हमारी पूरी टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग प्राइमरी सेक्टर में हैं, कितने सेकेंडरी सेक्टर में और कितने टर्शियरी सेक्टर में. मतलब जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है इंडिया की उसमें से हमें ये डिवीजन देखना है कि टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग प्राइमरी सेक्टर दैट इज एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम में बिजी हैं. दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड लोग कितने उसमें इन्वॉल्व हैं. और थर्ड इज सर्विस सेक्टर यानी टर्शियरी सेक्टर. तो उस थर्ड सेक्टर में कितने लोग हमारे इंडिया के इन्वॉल्व हैं. तो इस डिफरेंट क्लासिफिकेशन को पढ़ने के लिए इसे हमें एक नाम दिया गया है हमने ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, जो हमें ये बताएगा कि हमारे इंडिया में जो भी लोग ऑक्यूपेशन कुछ परफॉर्म कर रहे हैं उसमें से कितने लोग डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वॉल्व हैं. तो देखिए ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन. मतलब जितने भी हमारे पास वर्किंग पर्सन है, वर्किंग पर्सन मीन्स सिर्फ हमें पॉपुलेशन में से उन लोगों को लेना है जो कुछ काम कर रहे हो, जो कुछ जॉब परफॉर्म कर रहे हो. ठीक है. तो रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स. टोटल वर्किंग पॉपुलेशन को हमें डिफरेंट इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स में डिवाइड करना है. उनकी क्लासिफिकेशन देखना है कि कितने लोग कहाँ पर इन्वॉल्व है. तो ये होगी हमारी टोटल वर्किंग पर्सन्स. इसमें से कितने लोग प्राइमरी सेक्टर में हैं, कितने सेकेंडरी में है और कितने टर्शियरी में है यानी सर्विस सेक्टर. तो इस क्लासिफिकेशन, इस डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. टोटल वर्किंग पर्सन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी. हम बस इन 3 पार्ट्स में ही क्लासिफाई कर सकते हैं. कोई 4th पार्ट में हम क्लासिफाई नहीं कर सकते क्योंकि हमने सिर्फ 3 सेक्टर्स में ही डिवाइड कर रखा है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी. एक बार फिर डेफिनेशन पर आते हैं. इट रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन. जितने भी वर्किंग पर्सन है उनकी हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दी अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज. हमने डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर करनी है, अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर. डिफरेंट इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स में वर्किंग कैपिटल की हमने डिवीजन या डिस्ट्रीब्यूशन कर दी. इस चीज को क्या बोलेंगे, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. ये बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं, ये देखने के लिए कि टोटल वर्किंग पॉपुलेशन के कितने लोग प्राइमरी में इन्वॉल्व है, कितने सेकेंडरी में और कितने सर्विस सेक्टर में. अब देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन. जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में नियर अबाउट 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है. तो एग्रीकल्चर एक कैसा रोल प्ले कर रही है, डोमिनेंट पोजीशन. मतलब जो पूरी पॉपुलेशन का हम पार्ट देखें तो एग्रीकल्चर ने कवर रखा है. तो एग्रीकल्चर की पोजीशन कैसे होगी, डोमिनेंट पोजीशन होगी. तो प्री डोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन. प्राइमरी ऑक्यूपेशन यानी एग्रीकल्चर की डोमिनेंस है. देखिए द एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स. अगर हम पूरी वर्कफोर्स का देखें तो पूरी वर्कफोर्स में से लार्जेस्ट शेयर किसका है, एग्रीकल्चर सेक्टर का. हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं. विद अप्रॉक्स 75% टोटल वर्किंग पॉपुलेशन का 75% कहाँ पर है, एग्रीकल्चर में. और रिमेनिंग दैट इज 25%. टोटल 75% एग्रीकल्चर में हो गया और जो 25% बचा वो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर का दोनों का मिलाकर 25% है. रिमेनिंग वर्कफोर्स दैट इज 25% इन सर्विस सेक्टर. तो 75% हमारा एग्रीकल्चर में और जो रिमेनिंग बचा वो इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं रीजनल वेरिएशन. रीजनल वेरिएशन को पहले हम समझ लेते हैं क्या कहता है वर्ड. रीजनल मतलब
डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स, और वेरिएशन मतलब रीजन में डिफरेंट रीजन होने की वजह से कुछ वेरिएशन आ गया है। तो रीजन वेरिएशन आपको मतलब समझ में आया, डिफरेंट रीजन की वजह से जैसा जहाँ का रीजन है उसके अकॉर्डिंग वहां पर काम होगा। जैसे आपने सुना होगा कि जैसा देश वैसा भेष, मतलब हम जिस जगह पे हैं वहां पर काम भी वैसा ही होगा। ठीक है, तो देखिए द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल, ये सारी स्टेट्स आपको याद रखनी है और आपको एग्जाम में आंसर लिखते टाइम इनको मेंशन भी करना है। देखिए एक बार मैं फिर बता रही हूँ, द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल। टोटल देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 स्टेट्स आपको लर्न करनी है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल। विटनेस अ डिक्लाइन इन इंडिपेंडेंट ऑफ वर्कफोर्स ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ये 6 स्टेट्स किस बात के विटनेस हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इन 6 स्टेट्स ने डिक्लाइन शो करा। मतलब ये 6 ऐसी स्टेट्स हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व ना होकर सर्विस और इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वॉल्व है। तो विटनेस अ डिक्लाइन इन इंडिपेंडेंट ऑफ वर्कफोर्स ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर विद इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। ये लाइन क्या कह रही है कि ये ऐसी 6 स्टेट्स हैं जहां पर हमारी वर्किंग पॉपुलेशन मेनली एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व ना होकर सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। तो ये 6 स्टेट्स हमें याद रखनी है। ये 6 ऐसी स्टेट्स हैं इंडिया की जहां पर ये स्टेट्स के वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट ना होकर सर्विस और टर्शरी सेक्टर में, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। बाकी जो हमारा इंडिया है हमने पढ़ा, इनके अलावा जो रिमेनिंग स्टेट्स हैं वो मेनली एग्रीकल्चर पे हैं, और ये जो 6 स्टेट्स हैं वो एग्रीकल्चर पे ना होकर डिपेंडेंट सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट पॉइंट इज हाउएवर ड्यूरिंग द सेम टाइम, अगर हम उसी टाइम पर बात करें, there had been an increase in the share of workforce in agriculture state। अब हम कुछ ऐसे स्टेट्स की बात करते हैं जो पूरे तरीके से एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है। तो कौन सी ऐसी स्टेट, सच एज ओडिशा, राजस्थान, पंजाब। तो इस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा, बस हम ये देखना चाह रहे हैं कि कितने लोग किस किस स्टेट्स में कौन से सेक्टर्स में इन्वॉल्व हैं। ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा फेमस है, और ऐसी कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर ज़्यादा फेमस है। तो ये 6 स्टेट्स में क्या है, एग्रीकल्चर इतना फेमस नहीं है लेकिन सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर ज़्यादा फेमस है। लेकिन अगर हम बात करें ओडिशा, राजस्थान और पंजाब, इन 3 स्टेट्स में एग्रीकल्चर ज़्यादा फेमस है और इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर इतना फेमस नहीं है। यानी मोस्टली पॉपुलेशन कहाँ पर किस पर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हमें बस यही बताता है कि टोटल वर्कफोर्स का कितना % प्राइमरी में है, कितना सेकेंडरी में और कितना टर्शरी में। तो आई होप आपको ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का कंसेप्ट ठीक से समझ में आया होगा कि टोटल वर्किंग पॉपुलेशन में कितने प्राइमरी सेक्टर, कितना सेकेंडरी और कितना टर्शरी, इसी के डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो ये नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर। अब द टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मीनिंग होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स रोड्स, डैम्स, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, मेट्रो, रेलवेज, इन सब को मिला के हम क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पर हमारे यहाँ पर कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप कराए थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ब्रिटिशर्स ने कुछ अच्छा भी किया था हमारे लिए, क्योंकि हमने तो अभी तक यही देखा कि डिफरेंट सेक्टर्स में उन्होंने हमें बस एक्सप्लॉइट किया है। तो जी हाँ, ब्रिटिशर्स ने कुछ अच्छा भी किया था हमारे लिए, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराया। बट याद रखना, सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए, उन्होंने हमारे बेनिफिट के लिए नहीं कराया था, बट फिर भी हमने उनके बनाए हुए इंफ्रास्ट्रक्चर से अपना बेनिफिट निकाल दिया था। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, सबसे पहला जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बिल्ड करवाया वो है रोड। अब रोड किस लिए काम आता है, एक प्राइमरी सर्व द इंटरेस्ट ऑफ मोबिलाइजिंग द आर्मी एंड शिफ्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल। अब ब्रिटिशर्स ने जो रोड बनवाया उसका मेन पर्पस क्या था, उनका मेन पर्पस ये था कि इंडिया से ब्रिटिश में या ब्रिटिश से इंडिया में जो भी आर्मी आएगी उस आर्मी को आए जाने के लिए रोड की रिक्वायरमेंट है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने रोड डेवलप कराए।
और रोड भी सिर्फ उतने ही डेवलप कराए जितने में उनका फायदा था। बाकी रोड्स ऐसे ही पड़े रहे, जहाँ पर कुछ उन्होंने डेवलपमेंट रोड की नहीं करवाई, वो रोड्स ऐसे ही पानी में गड्ढों वाले रोड्स पड़े रहे, बट उन्होंने सिर्फ उतनी रोड की डेवलपमेंट कराई जितनी जो सिर्फ उनके बेनिफिट के लिए थी। और उसका भी प्राइमरी मोटिव क्या था? मोबिलाइजिंग द आर्मी। इंडिया से ब्रिटेन या ब्रिटेन से इंडिया में जो भी आर्मी मोबाइल मतलब मूवमेंट होगी, मोबिलाइजिंग मीन्स मूवमेंट, तो यहाँ से वहां जाना आर्मीज का, उस चीज को मूवमेंट कहा गया। तो इंटरेस्ट ऑफ मोबिलाइजिंग द आर्मी, आर्मी की मोबिलाइजिंग में, एंड द शिफ्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल। अब इंडिया से जो ब्रिटेन में रॉ मटेरियल जाता था तो वो शिप्स के थ्रू जाता था, लेकिन पोर्ट तक पहुंचने के लिए भी हमें उस रॉ मटेरियल को बाय रोड पोर्ट तक पहुंचाना पड़ता था। तो उस रॉ मटेरियल को पोर्ट तक पहुंचाने के लिए हमें रोड की रिक्वायरमेंट थी, सो दैट हम रॉ मटेरियल पोर्ट तक पहुंचा पाए। तो रोड की डेवलपमेंट देखा आप लोगों ने ब्रिटिशर्स ने किस लिए कराई? सिर्फ आर्मी की मोबिलाइजिंग के लिए, मूवमेंट के लिए और रोड की डेवलपमेंट के लिए, रॉ मटेरियल की मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट इज रेलवे। अब रेलवे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था हमारे लिए, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जो ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए किया था। इट इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1850। 1850 में ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रेलवे बनवाई। इट इनेबल द पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। अब रेलवे बनने से क्या हुआ? लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने में प्रॉब्लम नहीं, जो पहले आती थी वो प्रॉब्लम अब नहीं आती। तो जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, किसी को दूर अगर जाना होता था तो रेलवे के थ्रू जा सकता था। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल ने क्या करा? रिमूव ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड करने में जो भी बैरियर्स यानी जो भी रुकावटें, जो भी बाधाएं आती थी, वो सारी रुकावटें, वो सारे बैरियर्स रेलवे की वजह से अब खत्म हो गए। बट इट विल बेनिफिशियल फॉर ब्रिटिशर। ऑब्वियसली रेलवे भी ब्रिटिशर्स ने अपने बेनिफिट के लिए बनाया था, लेकिन जब हमें इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद हमने रेलवे का यूज अपने बेनिफिट के लिए करना स्टार्ट किया, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स चले गए थे तो रेलवे को अपने साथ ऑब्वियसली लेकर नहीं गए थे। पटरी वगैरह जो थी वो रेलवे की वहीं पर ही थी, तो हम इंडियंस ने क्या किया? उस रेलवे को अपने बेनिफिट के लिए यूज किया। और आप सब जानते होंगे कि हमारे जीडीपी में जो मेन कंट्रीब्यूशन है, गवर्नमेंट के पास जितना भी मेन कंट्रीब्यूशन आता है वो मेनली रेलवे से ही आता है। तो ब्रिटिशर्स के रेलवे ने हमें इतना बेनिफिट प्रोवाइड करा, बट इनडायरेक्टली। डायरेक्टली क्या मोटिव था उनका खुद का बेनिफिट। नेक्स्ट उन्होंने क्या प्रोवाइड करा है? एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट जैसे एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर्स हो गए, एंड वाटर ट्रांसपोर्ट यानी शिप्स हो गए। तो देयर डेवलपमेंट वाज फार फ्रॉम सेटिस्फैक्टरी। क्या मतलब है इस लाइन का? उन्होंने एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट बनवाए तो सही, बट उनकी जो डेवलपमेंट थी वो सेटिस्फैक्टरी नहीं थी। अगर हम देखें तो उससे हमें कोई भी फायदा नहीं था। एंड द लास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वो सब चीजें जो हमें कोई भी मैसेज प्रोवाइड करने में, हमें बात करने में हेल्पफुल हो। तो उस टाइम में फोन्स वगैरह तो नहीं होते थे, पोस्टेज एंड टेलीग्राफ उस टाइम में कम्युनिकेशन का रोल प्ले करता था। तो पोस्टेज एंड टेलीग्राफ वर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। पहले के टाइम पे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीफोन्स वगैरह नहीं थे, तो उस टाइम पे चिट्ठियां लिखी जाती थी। तो पोस्ट और टेलीग्राफ मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था। यानी अगर हमें किसी से कुछ कहना है या किसी से कुछ पूछना चाहते हैं तो हम लेटर लिख के पोस्ट कर देते थे। और दूसरी चीज क्या होती थी? टेलीग्राफ। लेकिन इट इज वेरी एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। उस टाइम पे ये भी बहुत एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था। यानी अगर हमें टेलीग्राफ के थ्रू कम्युनिकेशन करनी है तो वो चीज़ हमें बहुत महंगी पड़ती थी। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। और जो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ था वो किस काम आता था? लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए काम आता था। जो भी लॉ और ऑर्डर ब्रिटिशर्स बनाते थे उसको मेंटेन करने के लिए वो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का यूज करते थे। तो आपने देखा कि कौन कौन से डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जो ब्रिटिशर्स ने बनवाए थे। फर्स्ट इज रोड का प्राइमरी मोटिव क्या था? मोबिलाइजिंग ऑफ आर्मी एंड रॉ मटेरियल। नेक्स्ट इज रेलवे। कब इंट्रोड्यूस हुई थी? 1850 में। एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कई बार कि रेलवे का इंट्रोडक्शन कब हुआ था हमारे इंडिया में? 1850 में। उसका बेनिफिट क्या, उसका हमें क्या बेनिफिट देखने को मिला? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल खत्म हो गया और ट्रेड बैरियर्स भी फिनिश हो गए। लेकिन ये भी ब्रिटिशर्स ने अपने बेनिफिशियल के लिए किया।
थर्ड वन इज एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, लेकिन वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। लास्ट इज कम्युनिकेशन, तो पोस्टेज और टेलीग्राफ हमारा मेन ऑफ कम्युनिकेशन था, मोस्ट पॉपुलर मेन ऑफ कम्युनिकेशन था, और ये बहुत एक्सपेंसिव था। लास्ट इज इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, जो किस लिए मेन पर्पस क्या था, क्या सर्व करता था, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर्स। तो ये डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किए। तो ये आपको समझ आ गया होंगे कैसे ब्रिटिशर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे इंडिया में बना के अपना बेनिफिट किया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी जो ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल किया था उस टाइम पे उनका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या था हमारे लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्रिटिशर्स ने तो हमें सिर्फ एक्सप्लॉइट किया था, तो क्या उन्होंने हमारे लिए कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी किया था? तो आंसर इज यस, उन्होंने कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इनडायरेक्टली हमारे लिए किया था। मेन तो वो अपने बेनिफिट के लिए उन्होंने सब कुछ किया, बट फिर भी उन सभी चीज़ों से हमने अपना बेनिफिट ढूंढ लिया, तो उस चीज़ों को क्या बोला गया कि ब्रिटिशर्स के आने से हमारी इकोनॉमी में ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था। देखिए पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल, नंबर वन इज सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। ब्रिटिशर्स ने हमें फूड ग्रेन प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंसी सिखाई। आप जानते हैं कि फूड क्रॉप्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कैश क्रॉप्स एंड फूड क्रॉप्स। उन्होंने हमें सिखाया, जैसे कैश क्रॉप्स हैं इंडिगो, जूट, कॉटन, तो इन सब के प्रोडक्शन से हम मनी जनरेट कर सकते हैं। तो कैश क्रॉप से उन्होंने क्या सिखाया, सेल्फ सफिशिएंसी आ गई हमारे फूड ग्रेन में। कैश क्रॉप को ग्रो करके हमने मनी बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न किया। तो ये चीज़ हमें किसने सिखाई थी, ब्रिटिशर्स ने सिखाई थी। उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए ऐसा बोला था कि आप कैश क्रॉप ग्रो करो, लेकिन उनके इस आइडिया से हमें भी फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंसी मिल गई। तो ये था फर्स्ट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जो ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए किया। नेक्स्ट इज बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हमारे लिए बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बनाए, ऐसे चीजें बनवाई जिससे हमारा ट्रांसपोर्टेशन इजी हो। तो क्या चीज थी वो, रेलवे। रेलवे सबसे बड़ा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है जो ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए किया। मेनली उन्होंने किया तो अपने लिए था, बट फिर ब्रिटिशर्स जब चले गए उस टाइम पर उनके जाने के बाद रेलवे का, उन्हीं का आइडिया हमने अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करा। रेलवे का मेनली अब हम यूज़ कर रहे हैं, और आप शायद जानते हैं नहीं जानते, गवर्नमेंट की रेवेन्यू का मेन पोर्शन रेलवे से ही आता है। तो रेलवे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था ब्रिटिशर्स की तरफ से हमारे लिए। नेक्स्ट इज शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी। ब्रिटिशर्स से पहले के टाइम की अगर मैं बात करूं तो हमारे जो इंडियंस थे वो बार्टर सिस्टम को ही जानते थे। बार्टर सिस्टम सब जानते हैं आई थिंक आप लोग, कि गुड्स के बदले गुड्स, अगर आपको कोई एक कमोडिटी चाहिए तो आपको बदले में दूसरी कमोडिटी देनी होगी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने हमें क्या सिखाया, मॉनेटरी इकोनॉमी। उन्होंने बताया कि अगर आपको कोई चीज़ लेनी है तो बदले में आप मनी दे के वो चीज़ ले सकते हो। तो उन्होंने मॉनेटरी इकोनॉमी, मॉनेटरी सिस्टम इंट्रोड्यूस करा। उन्होंने बार्टर सिस्टम से हमें किस पे शिफ्ट करा, मॉनेटरी इकोनॉमी पे, जो कि आज हम सब फॉलो करते हैं, मनी पॉलिसी। नेक्स्ट इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप क्या चीज़ है, देखो ब्रिटिशर्स ने हमें सिखाया कि जो भी अकाउंट्स वगैरह जैसे हम आज की डेट में मेंटेन करते हैं डबल एंट्री सिस्टम से, तो ये सब ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पे जो मुनीम वगैरह होते थे उनको सिखाया कि आपको डिफरेंट अकाउंट्स कैसे मेंटेन करने हैं। तो उन ब्रिटिशर्स की वजह से हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि हमें जो भी काम करना है उसके अकाउंट्स कैसे मेंटेन करने हैं। तो उससे क्या हुआ, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था वो अच्छा हो गया। एंड द लास्ट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ब्रिटिशर्स ने हमें हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो हम आज जी रहे हैं वो ब्रिटिशर्स की वजह से कर रहे हैं। उससे पहले की अगर हम बात करें तो इंडियंस, मतलब जो इंडियन लोग थे वो उनको नहीं पता था कि कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है। लेकिन ब्रिटिशर्स कल्चर, ब्रिटिश वेस्टर्न कल्चर को देख के आज हम इंडियंस जो हैं वो, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ गया है। तो जो लास्ट कंट्रीब्यूशन है वो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो देयर आर 6 पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जो ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए करे। फर्स्ट इज सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन, फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंसी। नेक्स्ट है बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे। थर्ड वन इज शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी, बार्टर सिस्टम से उन्होंने मॉनेटरी इकोनॉमी में हमें शिफ्ट किया। फिफ्थ इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मुनीम जी को अकाउंट्स वगैरह सेटअप करने सिखाए। एंड लास्ट वन इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ब्रिटिशर्स की वजह से हमारा जो आज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव हुआ है। एंड और लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर इज स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस।
जब इंडिपेंडेंस के टाइम की हम बात करें, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब हमारी इंडियन इकोनॉमी की क्या स्टेट थी, क्या उसकी दशा थी। तो हमें डिफरेंट 6 टाइप के फीचर्स हमने पढ़ने हैं अपनी इकोनॉमी के बारे में। फर्स्ट इज कॉलोनियल इकोनॉमी। कॉलोनियल इकोनॉमी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था, जिसमें एक वेल्दी नेशन एक वीक नेशन को कॉलोनी बनाकर उस पर रूल करता है। तो हमारी इंडियन इकोनॉमी क्या हो गई थी उस टाइम पे, कॉलोनियल इकोनॉमी, मतलब ब्रिटिशर्स के रूल में, ब्रिटिशर्स के राज में वो हमारी इकोनॉमी चल रही थी। नेक्स्ट इज सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो फ्यूडल, दूसरा कैपिटलिस्ट। यहाँ पर आप लिख सकते हैं फ्यूडल, दूसरा कैपिटलिस्ट। अब फ्यूडल इकोनॉमी, फ्यूडल सिस्टम में क्या होता था, फ्यूडल सिस्टम था हमारा लैंडलॉर्ड टेनांट वाला सिस्टम, जो जमींदारी सिस्टम से इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें जो जमींदार थे वो टेनांट से, टेरर्स से लगान चार्ज करते थे, जो लगान उनको पे करना पड़ता था। तो इस सिस्टम को, लैंडलॉर्ड टेनांट सिस्टम को क्या बोला गया, फ्यूडल सिस्टम। और कैपिटलिस्ट सिस्टम कौन सा था हमारा, मशीन सिस्टम, जिसमें ब्रिटिशर्स ने क्या हमें सिखाया कि मेनली मशीन मेड प्रोडक्ट हमें बनाने हैं। तो उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी कैसी थी, 2 टाइप्स के सिस्टम थे, एक तो फ्यूडल लैंडलॉर्ड टेनांट सिस्टम, दूसरा कैसा था, मशीन वर्क भी होता था। तो उस टाइम पे दोनों तरीके के काम होते थे, इसलिए हमारी इकोनॉमी को क्या बोला गया, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। ना तो पूरी कैपिटलिस्ट है, ना तो फ्यूडल। सेमी फ्यूडल मतलब लेबर का पोर्शन भी है इसमें और मशीनरी का भी। थर्ड वन है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट मीन्स रुकी हुई, जिसमें कोई ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं हो रही है, विद लेस ग्रोथ। तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या चीज है कि हमारी इकोनॉमी में जो ग्रोथ हो रही थी, उस ग्रोथ का रेट बहुत ज्यादा कम था। तो उस ग्रोथ का रेट कम था, तो ऐसी ग्रोथ हो तो रही है बट कम रेट से हो रही है, तो ऐसी इकोनॉमी को हमने क्या नाम दिया, स्टैग्नेंट इकोनॉमी। तो उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी कैसी हो गई थी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी हो गई थी। फोर्थ इज बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड मीन्स पिछड़ी हुई। तो हम बैकवर्ड इकोनॉमी किसे बोलेंगे, जब हमारी इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज नहीं है और हम ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ सिस्टम, ट्रेडिशनल मीन्स यूज कर रहे हैं डिफरेंट चीज़ों में, लाइक एग्रीकल्चर में हम मशीनरी का यूज ना करके हम बैल से फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं। तो ऐसी इकोनॉमी बैकवर्ड इकोनॉमी हो गई। नेक्स्ट इज डिप्लीटेड इकोनॉमी। अब डिप्लीटेड इकोनॉमी क्यों कहा गया, डिप्लीशन हो गया, मतलब एक तरह से बह जाना, जो हमने ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ वाला पॉइंट पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी की जितनी भी वेल्थ थी वो अपने बेनिफिट के लिए यूज करी, अपने ऑफिस सेटअप के लिए यूज करी। एंड लास्ट वन इज एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी। एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी में देखो मैंने नीचे का लिखा है, इसको आपको किस वर्ड से याद रखना है, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल मतलब डिवाइड मीन्स फूट डालो, एंड रूल मतलब शासन करो। अगर मैं हिंदी में इसको बोलूं, डिवाइड एंड रूल को मतलब फूट डालकर शासन करना। तो ब्रिटिशर्स ने हमारे पे कैसे डिवाइड किया था, डिवाइड करके कैसे रूल किया था, इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग कर दिया। उससे क्या हुआ, इंडिया के जितना भी एग्रीकल्चर पोर्शन था, अच्छा वाला एग्रीकल्चर पोर्शन था, वो पाकिस्तान में चला गया। तो इस वजह से हमारी इकोनॉमी कैसे हो गई, एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी। ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फॉलो करी, हमें फूट डालकर सबको भड़काकर इंडियंस को, इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करा दिया। तो ये 6 इकोनॉमी हम देखते हैं स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की। हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पर देखें तो हमारी इंडियन इकोनॉमी की कैसी दशा थी। कॉलोनियल इकोनॉमी यानी रूल किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी मीन्स फ्यूडल और कैपिटलिस्ट। फ्यूडल में लेबर टेनांट रिलेशनशिप, कैपिटलिस्ट में मशीनरी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी रुकी हुई इकोनॉमी, ग्रोथ हो रही है बट लेस रेट से। बैकवर्ड इकोनॉमी जिसके पास पुअर यानी ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ, मतलब जिसमें ट्रेडिशनल मशीनरीज वगैरह का यूज हो रहा था। फिफ्थ इज डिप्लीटेड इकोनॉमी, यानी जो हमारी वेल्थ थी वो ब्रिटिशर्स अपने फायदे के लिए यूज कर रहे थे। एंड लास्ट इज एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी, यानी डिवाइड एंड रूल, पाकिस्तान और इंडिया को अलग अलग करके हमारी जो अच्छी एग्रीकल्चर लैंड थी वो पाकिस्तान में चली गई। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस फिनिश होता है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे फर्दर आने वाली वीडियोस जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और अगर आपको पूरे चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई
कर दूंगी। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।